हेलो बच्चों वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। तो बच्चों हमने सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जीओसी के नाम से भी जानते हैं हम, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में 256, 257 एंड 258 पेजेस कर लिए थे, पेज नंबर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 259 से स्टार्ट करेंगे। तो ये दिया हुआ है, देख सकते हो आप, इन ए साइक्लिक कंपाउंड। तो क्या चल रही थी, नेमिंग चल रही थी ना। तो इन ए साइक्लिक कंपाउंड द बॉन्ड लाइन फार्मूलाज मे बी गिवन एज फॉलोज। मतलब हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देख चुके थे, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला का ये साइक्लिक फॉर्म है। ये देखो किस तरह से बना हुआ है, CH2 साइकिल, ये CH2 कितने कार्बन की साइकिल है, 3 कार्बन की है। ठीक है, तो 3 का साइक्लो, मतलब अगर कोई भी साइकिल है तो साइक्लो। और कितने कार्बन है, मेथ 8 प्रोप 3, तो प्रोप, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो साइक्लोप्रोपेन। ये देख लो, ये कौन कितने चैन है, ये कितने कार्बन है, ये है 1 2 3 4 5, और ये 5 कार्बन की साइकिल है। तो साइकिल मतलब साइक्लो, और 5 कार्बन है ना, PEN पेंटेन। ANE किसके लिए आया है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं नजर आ रहा। ठीक है बच्चों, तो ये देखो, ये कितने कार्बन है इस साइकिल में, इस साइकिल में है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या आएगा, साइक्लो। और 6 कार्बन की साइकिल क्या आएगा, साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब ये 1 कार्बन पे क्लोरो है, तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। बहुत ही सिंपल है। ठीक है बच्चों, तो चलो एक बार देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंस फार्मूला इनटू देयर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है बच्चों, कौन सा पेज नंबर चला है, पेज नंबर 259। तो ये क्या प्रॉब्लम ए दी हुई है, केवल एक डिस्कस करके हैं, CH3CH2CO। ये कौन सा ग्रुप है बताओ जरा, ये है कीटोन ग्रुप। और फिर CH2CH2, तो इसका मतलब CH3 फिर CH2। ठीक है, फिर ये कीटोन ग्रुप को प्रॉपर लिख दो, C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, देन CH2 देन CH3। ये टोटल स्ट्रक्चर हमने टोटल फार्मूला लिख दिया। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पेज नंबर 260 पर आते हैं, और 260 पर पहला पैराग्राफ दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल यानी कि 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब 3D में हम देखेंगे किस तरह रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है। तो अब आप, ये बुक है, कॉपी है, तो उसमें 2D में ही तो स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अब आप ये इसी तरह से तो बना सकते हो आप, ये कोई भी स्ट्रक्चर है तो 2D में ही तो बनाई जा सकती है, एक x में एक y में। बट 3D होता है ना, जो भी मॉलिक्यूल होता है 2D में प्लेनर भी हो रहा है, 3D भी होता है। तो 3D में कैसे हम शो करेंगे, तो कुछ ना कुछ तरीका इस तरह पता चल जाए कि हम कॉपी में ही 2D में ही बनाएं और नज़र आए कि वो 3D में बना हुआ है। 3D में अगर वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है। 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो पहली लाइन पढ़ते हैं, द 3 डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर। 1 मिनट, ये प्रॉपर हमने 3D structure of organic molecule can be represented on paper by using certain convention। तो 3D स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कुछ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल बाय यूजिंग सॉलिड, ये इस तरह से सॉलिड, ये इस तरह से सॉलिड, इस तरह से दिखाया जा सकता है 3D में। एंड डैश, ये इस तरह के डैश बने हुए देखे होंगे, ये है ना, आपने मॉलिक्यूल में भी देखे होंगे। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपने 10th में पढ़ा हो CH4, ये आप ये नज़र आते हैं। तो ये किस तरह से बना हुआ, एक तो सॉलिड की फॉर्म में होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, और एक पीछे जा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि 3D में है, वेज के अकॉर्डिंग, डैश के अकॉर्डिंग। वेज फार्मूला, द 3D इमेज ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ए 2 डायमेंशनल पिक्चर कैन बी परसीव्ड। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल जो 3D में बने हुए हैं उनको भी तो हमें शो करना है, और कॉपी तो प्लेनर होती है, तो उन्हें कैसे शो करना है, एक सॉलिड वेज से और एक डैश वेज से, ये बताया जा रहा है इसमें, और कुछ नहीं। इन दीज फार्मूलाज द सॉलिड वेज इज यूज टू इंडिकेट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या कह रहा है, जो सॉलिड वेज है वो, ये सॉलिड वेज ये शो करेगा, इज यूज टू इंडिकेट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। मतलब अगर ये पेपर है तो इसके सॉलिड वेज
अगर ये पेपर है तो सॉलिड वेज ऊपर की साइड में शो करेगा कि कोई भी एटम या ग्रुप ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, कैसे शो करेंगे हम? सॉलिड वेज से। अगर उसका उल्टा है डैश बेज, तो डैश बेज का मतलब प्लेन ऑफ पेपर के पीछे लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, या ऐसे समझ सकते हैं, ये पीछे की साइड में और ये एक आगे की साइड में। इज यूज टू इंडिकेट ए बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके बाहर की तरफ। द डैश वेज, जो डैश से हम शो करेंगे, ये डैश से ये दिखाया था ना, ये इज यूज टू डेपिक्ट द बॉन्ड प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर है, जो देख रहा, उससे दूर जाता हुआ जो शो करेगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम कोई भी या मॉलिक्यूल लगा हुआ है उसमें, तो वो उस ऑब्जर्वर से दूर जाता हुआ करेगा। वो किससे शो करेंगे हम? डैश वेज से। ये डैश ये वाला ये है ना, ये इस तरह से। वेजेस आर शोन इन सच ए वे दैट द ब्रॉड एंड ऑफ द वेज इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है। द बॉन्ड लाइंग इन प्लेन ऑफ द पेपर आर डेपिक्टेड बाय यूजिंग ए नॉर्मल लाइन। जो प्लेन ऑफ पेपर में, जैसे मान लो ये प्लेन ऑफ पेपर में ये कोई भी ग्रुप चिपका हुआ है, ये तो नॉर्मल लाइन से हम शो करेंगे। ठीक है। द 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथेन मॉलिक्यूल ऑन द पेपर हैज बीन शोन इन फिगर 12.1। अब मेथेन तो 3D स्ट्रक्चर होता है, तो वो पेपर पर किस तरह शो करी जाएगी? वो इस तरह शो करी जाएगी। ये देखो, ये एक कार्बन है, ठीक है, देन ये एक हाइड्रोजन है। इस सीधी लाइन का क्या मतलब बताओ? अभी मैंने बताया है सीधी लाइन का क्या मतलब प्लेन ऑफ पेपर के प्लेन में ही है ये सीधी लाइन। ये इसका क्या मतलब? ऑब्जर्वर के कहाँ जा रही है? पीछे की ओर जा रही है, दूर जा रही है ऑब्जर्वर से। ये क्या है? ऑब्जर्वर के कहाँ जा रही है? ये ऑब्जर्वर के सामने की तरफ आ रही है। तो ये देखो क्यों? क्योंकि सॉलिड वेज मैंने बताया था, सॉलिड वेज ऑब्जर्वर के सामने की तरफ आ रही है और डैश वेज क्या है? ऑब्जर्वर से पीछे की तरफ जा रही है। तो ये समझ में आ गया? वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेथेन ये दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, देख लो। फिर ये मॉलिक्यूलर मॉडल। अब आपने अपने लैब में, मतलब कि 11th में 12th में हो, लैब में जो टीचर होंगे केमिस्ट्री के, उन्होंने क्या आपको मॉलिक्यूलर मॉडल दिखाए थे? इस तरह के मॉलिक्यूलर मॉडल बने हुए होंगे, इस तरह के दिखाए होंगे कुछ। ये इस टाइप से बॉल एंड सॉकेट स्टिक होते हैं ना, ये बॉल एंड स्टिक मॉडल है ये इस टाइप से। ये बॉल लगी हुई होंगी, वो लगाया होगा उन्होंने जोड़ के। अगर नहीं लगाया तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए और हमें ये पता चले किस तरह से हाइड्रोजन लगा हुआ है, किस तरह से और ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं, तो देख सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मॉडल क्या है? मॉलिक्यूलर मॉडल आर फिजिकल डिवाइस है, मतलब ऐसा नहीं इमेजिनरी या मोबाइल में हम समझा रहे हैं, फिजिकल। ठीक है। आर यूज फॉर ए बेटर विजुअलाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ 3D शेप ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब हमारा 3D मॉलिक्यूल है कोई भी, तो किस तरह से बना हुआ होगा? एक फिजिकल डिवाइस है ताकि स्टूडेंट को आसानी से इजीली समझ में आए। दीज आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और मेटल, मतलब किसके? लकड़ी के बने हो सकते हैं, प्लास्टिक के बने हो सकते हैं और मेटल के बने हो सकते हैं। आर कॉमर्शियली अवेलेबल, मिल जाते हैं मार्केट में जाओगे तो। कॉमनली 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मॉडल आर यूज। 3 टाइप के मॉलिक्यूलर मॉडल हैं। एक है फ्रेमवर्क मॉडल, दूसरा बॉल एंड स्टिक मॉडल एंड थर्ड स्पेस फिलिंग मॉडल। ठीक है बच्चों, तो बाकी ये हमने ये नज़र आ रहा होगा, स्पेस फिलिंग मॉडल ये इस तरह से होता है, फ्रेमवर्क मॉडल इस तरह के होता है जो आपने नॉर्मली लैब में देखा होगा, बॉल एंड स्टिक मॉडल देखा होगा अगर आपको शो कराया गया है तो, वैसे मिल जाते हैं लैब में। ठीक है बच्चों, तो अब पेज नंबर 261 पे चलते हैं। तो पहला पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन क्या है? आपने तो जनरली पढ़ा होगा कि एक साइक्लिक होते हैं, एसाइक्लिक होते हैं, जो आपने 10th वगैरह में थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा हो तो प्रॉपर वे में पढ़ते हैं। तो पहला 261 पेज चल रहा है और उसका पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट। तो हम लाइन पढ़ते हैं, द एग्जिस्टिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर एवर इंक्रीजिंग नंबर हैज मेड इट नेसेसरी टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब उनको क्लासिफिकेशन कैसे कराया गया है? उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कराया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलो। ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्रॉडली जो क्लासिफाइड हैं वो इस तरह से हैं। कैसे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है साइड में। ठीक है, तो पहला है एसाइक्लिक। भाई कोई भी चीज़ जो जनरली आपने पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो क्या पढ़े हैं? वो ओपन चेन है, एसाइक्लिक बोलते हैं, या उनका दूसरा नाम है ओपन चेन कंपाउंड।
दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो क्लासीफाई किया गया है, अब कोई चीज़ एसाइक्लिक है मतलब सिंपल चेन में है, और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने पढ़े हैं साइक्लिक, ठीक है। तो साइक्लिक है या फिर एक तरह से वो क्लोज चेन हो गई ना, तो क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड या रिंग कंपाउंड बोल दो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप के हो गए, एक साइक्लिक और एसाइक्लिक, ठीक है। अब जो साइक्लिक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, साइक्लिक कैसे टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक दो टाइप के होते हैं, एक तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और दूसरा कौन से हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। जैसे आपने सुने होंगे ना कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो या और क्या सुना है, टोलुइन है, या और भी ग्रुप आपने सुने होंगे, ठीक है। तो साइक्लिक कितने हो गए, एक तो एलिसाइक्लिक हो गया और एक एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बेंजेनोइड कंपाउंड, मतलब वो एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं, बेंजीन कंपाउंड है वो बेंजेनोइड। एक है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, ठीक है, एक है बेंजेनोइड कंपाउंड, एक है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड, और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। हेट्रो से क्या समझ में आ रहा है, कोई अलग एटम या ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, एटम कनेक्ट होगा कुछ अलग। होमो का क्या मतलब है, सेम, तो ऐसे ही उसका जस्ट अपोजिट है हेट्रो, ठीक है। पढ़ते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड तीन टाइप के हैं, एक तो है बेंजेनोइड, एक है नॉन बेंजेनोइड, एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखो साइक्लिक कौन कौन से थे, एक तो एलिसाइक्लिक थे और एक थे एरोमेटिक, ठीक है। अब एलिसाइक्लिक भी दो टाइप के बने हुए होते हैं, वो होते हैं, एक होते हैं होमोसाइक्लिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो कि नॉन एरोमेटिक है। समझ में आ गया। तो एलिसाइक्लिक कौन कौन से हैं, एक तो होमोसाइक्लिक है और एक है हेट्रोसाइक्लिक। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, एक तो बेंजोनाइड है, एक नॉन बेंजोनाइड है, एक हेट्रो है, ठीक है बच्चों। अब सबसे पहले जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको रटा हुआ सा लग रहा होगा, डिटेल में पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो पहला करते हैं ओपन चेन कंपाउंड, जो कि कॉमनली पूछा जाता है। ओपन चेन कंपाउंड मतलब पूछा जाता है इन द सेंस कि बहुत सामने आपके क्वेश्चन बहुत पढ़ते हैं ओपन चेन कंपाउंड के। और दूसरा नाम क्या है, ए साइक्लिक। ए साइक्लिक मतलब जो साइकिल नहीं है, साइक्लिक नहीं है। दीज कंपाउंड आर ऑल्सो कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। आपने जो ए साइक्लिक कंपाउंड है या ओपन चेन कंपाउंड है, उसका दूसरा नाम क्या है, एलिफैटिक कंपाउंड है। एंड कंसिस्ट ऑफ स्टेट और ब्रांच चेंज कंपाउंड फॉर एग्जाम्पल। और कैसे बना होता है, स्टेट या ब्रांच में बना हुआ होता है, ठीक है। अब जैसे मेथेन है, CH3 में 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, H एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर H, फिर H, तो 1 2 मेथ 8, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANE एथेन। दूसरा है ये आइसोब्यूटेन, तो कितने हैं, 1 2 3 4, ये क्या नाम है, ये कॉमन नाम है आइसो, जहाँ वर्ड आता है ना, आइसो। तो ये जो भी नज़र आए ना आपको इस तरह से टी बना हुआ है, ये टी बना हुआ है ऐसे, तो इसका मतलब है ये आइसो ग्रुप है। तो आइसो 4 कार्बन है, ब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन हो गया। CH3COOH, ये एसिटिक एसिड, कोई साइकिल तो नहीं है ना, CH3COOH, मोस्टली आप यही देख दो। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें। CHO ग्रुप ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और COO अगर बीच में है, दोनों साइड में लगा हुआ है क्या, कोई भी एटम ग्रुप, और ये बीच में है, तो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं कीटोन ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब दूसरा शुरू होता है, पहला आपने क्या पढ़ लिया, एसाइक्लिक यानी ओपन चेन, सिंपल ओपन चेन, ठीक है। अब दूसरा ग्रुप क्या शुरू होता है, अब एसाइक्लिक पढ़ लिया तो दूसरा साइक्लिक होगा, ठीक है। तो साइक्लिक कितने टाइप के थे, पहले एक बार ये देख लो, साइक्लिक कितने टाइप के थे, एक तो एलिसाइक्लिक था और एक एरोमेटिक था। एरोमेटिक जो बेंजीन टाइप के पढ़े होंगे एक जनरली, तो एलिसाइक्लिक था और एक एरोमेटिक था। तो अब सबसे पहले हम एलिसाइक्लिक पढ़ते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक या एलिफैटिक साइकिल कंपाउंड कंटेन कार्बन एटम ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। मतलब कैसे बने हुए होते हैं वो, रिंग की फॉर्म में बने हुए होते हैं। देखो ये 3 कार्बन की,
ये कितने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की क्या है, ये 6 कार्बन के लिए साइकिल है तो साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। ये 1 2 3 कार्बन के लिए मेट है प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। ठीक है, अब साइकिल है तो साइक्लोप्रोपेन। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए तो हेक्स आता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है सब में सिंगल बॉन्ड, देख इधर देखा नहीं, एक में डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो गया। ठीक है, अच्छा ये क्या है, एरो मतलब क्या है, ये साइकिल है या क्लोज साइकिल है, क्लोज है तो साइक्लो। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, साइक्लो। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नाम इनके लिखे हुए हैं, ये देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, ये डबल बॉन्ड आ गया। समटाइम्स एटम अदर देन कार्बन आर आल्सो प्रेजेंट इन द रिंग, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रिंग में कार्बन से अलावा कोई और एटम हो, जिसको बोलते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो मैंने बताया था, कार्बन से अलावा कुछ दूसरा एटम होगा तो उसे हेट्रो बोलेंगे। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझ लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, गिव बिलो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो आप ये याद रख लेना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये होती है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 तो कार्बन है उस साइकिल में, और 5वां क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये हेट्रो एटम कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन। तो क्या नाम है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, याद रहेगा। ठीक है, तो दीज एग्जिबिट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, मतलब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी कैसी होती हैं, काफ़ी हद तक प्रॉपर्टी इनकी एलिफेटिक कंपाउंड की तरह होती हैं। अब दूसरा क्या है, आपने साइक्लिक पढ़ लिया है, ठीक है, साइक्लिक पढ़ लिया, ठीक है, उसमें एलिसाइक्लिक पढ़ लिया है, ठीक है, अब दूसरा एलिसाइक्लिक पढ़ लिया है। अब दूसरा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। भाई जो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, अब एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस हैं, वो आप आने वाले चैप्टरों में भी पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन वगैरह। थोड़ा सा मैं बता दूं, ये ऐसे होता है ना, पाई सिग्मा पाई बॉन्ड या पाई सिग्मा लोन पेयर, इस तरह की कंडीशन होती है। ठीक है, आगे पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, सिंपल। तो बी है इसका एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड, स्पेशल टाइप के कंपाउंड हैं। यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड इन डिटेल इन यूनिट 13। तो यूनिट 13 में आप डिटेल में इस कंपाउंड को पढ़ेंगे। दीज इंक्लूड बेंजीन, इसमें कौन कौन से हैं, एक तो बेंजीन है, एंड अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड बेंजेनॉइड, मतलब या तो बेंजीन है या उनसे रिलेटेड रिंग कंपाउंड है बेंजेनॉइड जैसे। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में आल्सो हैव हेट्रो एटम इन द रिंग, मतलब जैसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में क्या था, कार्बन से अलावा ऑक्सीजन मिला था ना, तो इनमें भी मिल सकता है अदर एटम। सच कंपाउंड आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो है ही, उसमें हेट्रो एटम अलग से भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड आर, मतलब कुछ टाइप के एग्जाम्पल हैं कैसे वेरियस टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के लिए बच्चे देख रहे हैं, ये समझ लो बहुत आ जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, और बोर्ड तो बोर्ड जो नीट वगैरह में उससे रिलेटेड कई बार ऐसा हुआ है, क्वेश्चन बना है। तो बेंजीन का क्या है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, ठीक है, ये देखो, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये घूम रहे होते हैं, सब आएगा आगे, रेजोनेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें टर्म आप पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इतनी कंफ्यूज ना हो। तो ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये है बेंजीन का, ठीक है। अब बेंजीन रिंग है, उसमें NH2 ग्रुप लगा दो तो फिर बन जाता है एनिलीन, ठीक है, ओके। अब 2 बेंजीन रिंग है इस तरह से, एक ये बेंजीन रिंग लगी हुई है और ये एक रिंग लगी हुई है, और ये इस 2 पाई बॉन्ड है ना, ये 2, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया नेफ्थलीन। 2 बेंजीन रिंग जैसी स्ट्रक्चर है, एक तो बेंजीन रिंग है और दूसरी एक रिंग है, उसमें 2 पाई बॉन्ड है, नजर आ रहा है, ये है नेफ्थलीन, और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड, एक तो बेंजेनॉइड है, एक है नॉन बेंजेनॉइड, ये है प्रोपोन। तो कितने कार्बन है, 1 2 3
4 5 6 7 कार्बन की साइकिल। और क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये है ट्रोपोन। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर चलते हैं 262। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप पेज नंबर, एक मिनट बच्चों, आप ये सोच रहे होंगे कि पेज नंबर सर क्यों बताते हैं, है ना, कि पेज नंबर क्यों बताते हैं। अगर आप ये समझ लो, अगर आपको सेलेक्ट होना है नीट में, आईआईटी में, यूपीएससी में, मतलब एसएससी में, तो आप नीट आईआईटी की तैयारी करो, यूपीएससी एसएससी से तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको अगर अच्छे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने हैं तो आपको जो पर्टिकुलर बुक हैं, जो मेंशन है, और ख़ासकर यहाँ नीट आईआईटी के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए विद पेज नंबर। तो मैं आपको फील करा रहा हूँ कि एक एक एग्जैक्ट पॉइंट किस बुक में, मतलब एनसीईआरटी बुक में किस चैप्टर में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। आप इस ऑडियो बुक कर रहे हैं या इसके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वीडियो देखें, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर क्या चीज़ है अगर सेलेक्ट होना है तो। और सिंपल लाइफ जीनी है कि अपना पढ़ लिए, कहीं से भी बीटेक कर लिया, कहीं से भी कोई भी पैरामेडिकल कोर्स कर लिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल एनसीईआरटी आप सिंपल वे में पढ़ो तो चल जाएगा काम लाइफ का। बट अगर हम एज ए टीचर पढ़ाए रहे हैं तो हम इस लेवल पे ये सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाओ। तो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, हेट्रो मतलब अदर एटम होगा और साइकिल मतलब साइकिल में होगा, एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक की जो कंडीशन मैंने बताई थी, पाई सिग्मा लोन पियर, ये आगे आएंगी, वो कंपाउंड होना चाहिए। उनकी पर्टिकुलर अलग प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, एरोमेटिक कंपाउंड की। ये 1 2 3 4 हैं कार्बन और ये ऑक्सीजन, इससे हेट्रो एटम है यहाँ ऑक्सीजन। तो ये कौन सा है, यानी कि 5 की चेन है, ये है फ्यूरॉन। क्या है, फ्यूरॉन। और ये 5 है, 5 की चेन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और 1 सल्फर है। ये सल्फर है ना, ये सल्फर है। तो ये क्या है, ये है थायोफीन। ठीक है, थायोफीन। ये नंबरिंग नहीं करी बच्चों मैंने, कभी आप ये कंफ्यूज हो जाए, ये सर ने नंबरिंग कर दी है, एक मिनट, ये नंबरिंग नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो ये कितने हैं, पाइरिडीन, ये कितनी चेन है, 1 2 3 4 5 6। बेंजीन जैसे लग रहा है बिल्कुल, मगर कार्बन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन, तो उसे क्या बोलते हैं, पाइरिडीन। ठीक है, तो पाइरिडीन बायोलॉजी में आपने कहीं पे पढ़ा हो गए पाइरिडीन के स्ट्रक्चर, तो ये आप कमेंट में बताना पाइरिडीन कहाँ से रिलेटेड है, किस में पढ़ी है आपने ये स्ट्रक्चर, बायोलॉजी में आपकी दी हुई है पाइरिडीन। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू फैमिलीज और होमोलोगस सीरीज। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड किस बेस पे किया जा सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बेस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, इनटू फैमिली, कौन किस फैमिली से हैं, या होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज क्या है। अब फंक्शनल ग्रुप में कर सकते हैं ना, तो पेज नंबर 262 और उस पर पहला पैराग्राफ जो शुरू होता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप आपने क्या सुने हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपने सुना होगा कि एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइंट टू द कार्बन चेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है कि किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, मतलब इतना ज़्यादा मैटर करता है वो, तो वो कैसा रहेगा। मतलब एक नॉर्मल कंपाउंड है और उसमें अगर एक फंक्शनल ग्रुप डाल दिया जाए तो उससे उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। जैसे आप आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, जा रहे हो स्कूल, जा रहे हो ट्यूशन, जा रहे हो, नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, और आपके पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं आपका, तो आपकी सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं रखेंगे, पेरेंट्स तो सभी के ध्यान रखते हैं, अगर आपको ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो आप कुछ भी गलत काम करोगे, उल्टे सीधे काम करोगे, घूमोगे फिरोगे। पेरेंट्स की वजह से आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। सुबह जाते हो, स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, आके पढ़ते हो, तो मतलब पेरेंट्स एक फंक्शनल ग्रुप की तरह हैं। द एग्जाम्पल आर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप मैंने बताया, ये सिंपल है, एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है होमोलोगस सीरीज। कौन से पेज का? पेज देखते हैं 262 का। 262 पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ है होमोलोगस सीरीज। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है, सिंपल है। होमोलोगस सीरीज, एक ग्रुप और ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब या तो ग्रुप है या सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप। तो ईच कंटेनिंग ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं फंक्शनल ग्रुप, फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज एंड द मेंबर ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड होमोलोगस। और इस सीरीज के मेंबर को क्या बोलते हैं? होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो इनके मेंबर हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, एंड द सक्सेसिव मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय CH2 यूनिट। मतलब जैसे ये होमोलोगस सीरीज है कोई, इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो किससे डिफर है? वो CH2 ग्रुप से डिफरेंस है। ठीक है, देयर आर ए नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बहुत सारे होमोलोगस सीरीज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सम ऑफ दीज आर एल्केन, देखो ये एल्कीन है, एल्काइन है, हेलो एल्केन है, एल्केनॉल्स हैं, एल्केनल्स हैं, एल्केनोन्स हैं, एल्केनोइक एसिड हैं और एमीन्स हैं जो होमोलोगस सीरीज शो कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ए कंपाउंड कंटेन टू और मोर आइडेंटिकल। ये भी पॉसिबल है कि कंपाउंड कोई भी कंपाउंड हो सकते हैं दो या मोर आइडेंटिकल और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक जैसे या डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। दिस गिव्स राइज टू पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। तो ये कंपाउंड क्या कहलाता है? पॉलीफंक्शनल ग्रुप, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि एक ही कंपाउंड में केवल एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ही ग्रुप होगा, उसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब क्या है? नोमेनक्लेचर, नाम क्या क्या हैं इन नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे हम, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है। और मैं थोड़ा सा तो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चलो पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ कंपाउंड। समझ रहे हो? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मिलियंस ऑफ करोड़ों कंपाउंड हैं, लाखों नहीं करोड़ में कंपाउंड है और बढ़ते जा रहे हैं। किसमें? केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नहीं बात कर रहे। यानी कि कार्बन हाइड्रोजन के ही कंपाउंड इतने हो रहे हैं कि अलग से, तभी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी है। In order to clarify, identify them, a systematic method of naming has been developed and is known as the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry System of Nomenclature। देखो IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पर्टिकुलर कंपाउंड की नेमिंग रखी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इंडिया में तो किसी कंपाउंड का नाम बोल रहे हो 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, और पता चला आप अमेरिका गए तो उसका कुछ और नाम हो गया। पूरी कमेटी बैठी है, एक तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC, और उसको कुछ कंट्रियाँ, सभी कंट्रियाँ फॉलो करती हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। उस ऑर्गेनाइजेशन की छोटी यूनिट जो फॉलो करती है गवर्नमेंट रिलेटेड, वो हर कंट्री में होती है, वो उसको फॉलो करती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि नेम जो होगा वो हर जगह सेम ही होगा, ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। In this systematic nomenclature, the names are correlated with the structure such that reader or listener can deduce the structure from the name। कोई भी पढ़ रहा है या सुनना है आराम से पहचान ले। ऐसा नहीं कि पता चला सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ बोला कि 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिला लो और अमेरिका कनाडा में कुछ और नेम है, कन्फ्यूजन में कुछ नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन केमिस्ट्री बेसिकली, मतलब जीरो कन्फ्यूजन, जीरो पे बिल्कुल जीरो, पॉइंटों में भी एरर नहीं चलता केमिस्ट्री में। बिफोर द IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हाउएवर ऑर्गेनिक कंपाउंड वर असाइन्ड नेम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। अब IUPAC से पहले भी नाम तो थे ही ना, जब IUPAC नहीं आई थी। ठीक है, जैसे आपने वीडियो देखी होंगी यूट्यूब वगैरह में आती हैं आजकल कि जब फ़ोन मेंशन नहीं हुआ था तो कैसे था,
जब ये चीज़ें मेंशन जब नहीं हुई थी, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो कैसा था, ऐसे वीडियो बनी होती। तो सपोज़ करो जब IUPAC नेमिंग नहीं था तो कैसा था, तो जहाँ से वो निकले, नेम बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, जहाँ से वो निकले वहाँ से नाम दिए जाते थे। और सर्टेन प्रॉपर्टीज, फॉर इंस्टेंस सिट्रिक एसिड है इज नेम्ड, क्या कहते थे सिट्रिक एसिड को, बताओ सिट्रिक एसिड क्यों कहते थे? सो बिकॉज इट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट में मिलता था तो सिट्रिक एसिड बोल दिया सिट्रस फ्रूट में। एंड द एसिड फाउंड इन द रेड एंट, लाल चींटी जो होती ना उसमें इज नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। सिंस द लैटिन वर्ड फॉर आंट, जो चींटी का लैटिन वर्ड है वो फॉर्मिका है, तो उसे बोल दिया फॉर्मिका, मतलब चींटी से निकला फॉर्मिक है, चींटी से निकला है तो चलो फॉर्मिक एसिड इसका नाम। These names are traditional and are considered as trivial और common name, मतलब इनको ऐसे common name यूज़ किया जा सकता है, किया जाता था। अब आपको वर्ड आया होगा common man, या common man आया या common name। common name का क्या मतलब है? common name आपको याद करने हैं ज़रूर, अगर क्या करना है, नीट क्वालिफाई करना है तो ऐसे समझ लो। कॉमन नेम जैसे जनरली क्या बोलते हैं हम कॉमन नेम में, अब आएंगे समझ लो। सम कॉमन नेम आर फॉलोड इवन टुडे, आज की डेट में कॉमन नेम भी चल रहे हैं और अभी भी नीट वगैरह एग्जाम में कॉमन नेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बकमिंस्टर फ्यूलेरिन is a common name given to the newly discovered C60 कार्बन 60 क्लस्टर, ए फॉर्म ऑफ कार्बन की एक नई आई है C60 कार्बन के 60 एटम है उसमें, बकमिंस्टर फ्यूलेरिन उसका कॉमन नेम चल रहा है। कॉमन नेम आर यूजफुल, भाई बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन द अल्टरनेटिव सिस्टम नेम्स आर लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड। जब IUPAC नेम वगैरह जो नेम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो चलो कहा IUPAC ने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम कॉमन नेम ले लो। जैसे घर का नाम है ना, जैसे मेरा कॉलेज नेम है, बाहर का नाम क्या है, इंडिया में तो खासकर 2 नाम होते हैं, एक तो मम्मी पापा बोलते हैं छोटू, सोनू, मोनू, पिंटू, ठीक है, और एक नाम क्या होते हैं जो नाम रखे जाते हैं जैसे कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, इस तरह से। तो जैसे मेरा नाम शुभम है और घर का नाम नीशू है, ठीक है, और ऐसे ही आप सबका नाम होगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपके घर का नाम, नहीं वो नाम नहीं बताना जो आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती है। कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड आर गिवन टेबल 12.1, कॉमन नेम दिए हुए हैं 12.1 में, देख लेते हैं क्या क्या है। ये रही 12.1, ठीक है। हमारी जो NCERT है वो पिछले शायद 19-20 वाली है, तो ये जो मैंने पेज नंबर लिख रखे हैं अलग से, ये नई वाली NCERT के अकॉर्डिंग है। आप NCERT नई वाली लें और उसको फॉलो करें, इसलिए मैं नए वाले NCERT के अकॉर्डिंग ही पेज नंबर बोल रहा हूँ। तो कॉमन नेम ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो CH4 मीथेन, CH3 CH2 CH2 CH3, N नॉर्मल, N ब्यूटेन, ठीक है। अब ये देखो आप गौर से जरा, CH3 का होल ट्वाइस CH3, यानी कि ये CH हो गया, ये CH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और CH3, ये CH3। मैंने आपको क्या बताया था, ये जो टी सा बने तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं आइसो, और कितने कार्बन है, 4 ब्यूटेन, बहुत आसान। CH3 का 4 और C, यानी कार्बन बीच में और चारों तरफा घुमा के CH3 है, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। 5 कार्बन के लिए क्या आ गया, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन पेंटेन, और ये नियो, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, CH3 CH2 CH2OH देख सकते हैं, तो ये क्या, N नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये इस तरह के इनके बीच में बॉन्ड बने हुए हैं, आपको मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला के अकॉर्डिंग बताई दिए हैं, और नॉर्मल अल्कोहल ग्रुप ऐड है, N प्रोपाइल अल्कोहल। SCHO कहीं पर भी आए तो SCHO तो आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, फॉर्मल्डिहाइड। CH3 का होल ट्वाइस CO, तो CH3 का होल ट्वाइस मतलब एक CH3 रहता है, एक CH3 रहता है, बीच में कार्बोनाइल ग्रुप,
मैंने क्या बताया था, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH3 का होल ट्वाइस CO, एसीटोन। CHCl3 ये क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। CH3COOH कितने हैं कार्बन, 1 2, एसिटिक एसिड। C6H बहुत कॉमन, बहुत ही कॉमन नेम और बहुत ही चलता है, बेंजीन, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो फिर बेकार। C6H5OCH3, तो C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग होती है C6H6। सर आप तो झूठ बोल रहे हो, तो C6H6 में एक H हट गया, उससे OCH3 ग्रुप लग गया, तो इसको बोलते हैं एनीसोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। C6H5NH2 तो बेंजीन रिंग, C6H6 तो बेंजीन रिंग होती है, लेकिन ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5 ही हैं, एक हाइड्रोजन हटा और NH2 ग्रुप चिपक गया, एनिलीन, यानी कि बेंजीन रिंग हो गई, ये बेंजीन रिंग और उसके ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूर। C6H5COCH3, C6H5 मतलब बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन हटा और COCH3 चिपक गया, COCH3। मैंने बताया ये कौन सा CO है जो बीच में आता है, ये कौन सा ग्रुप होता है, ये कीटोन, तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो दोबारा से, एसीटोफिनोन मतलब C6H5COCH3। एनिलीन मतलब बेंजीन रिंग पर एमीन को, C6H5NH2। आ जाएगा समझ में। अब एक है CH3 मिथाइल ग्रुप है, बीच में O टपक रहा है, ठीक है। एक है CH2CH3 ये इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल मिथाइल, बीच में O से, ऑक्सीजन से, ये इस तरह से O से अटैच कर रहा है, वो होता है ईथर। तो इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है बच्चों। अब तो कौन सा पेज चल रहा है, अभी हम दोबारा देख लेते हैं। पेज नंबर चल रहा है, आपको पेज याद होने चाहिए, 262 पे लास्ट पैरा है, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। लो जी, हम IUPAC सिस्टम पर आ गए। अब बच्चों मुझे बताओ जरा, एक मिनट में, धीरे धीरे आपकी NCERT लाइन बाय लाइन शुरू हो रही है और शुरू होते होते काफ़ी चैप्टर होने भी लगेंगे। अब आप ये बताओ आपने कितना याद कर लिया और NCERT सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, ये कंटिन्यू करी जाए और किस स्पीड से करनी चाहिए ये, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है क्योंकि फ़ैन वैन नहीं चल रहा, कूलर नहीं चल रहा, और चलेगा तो फिर वॉइस बहुत ज़्यादा गड़बड़ करेगी। तो बताओ बच्चों क्या है, अब IUPAC सिस्टम है। अभी तक आपने कौन सा कॉमन नेम पढ़े, तो कॉमन नेम कैसे लगे आपको, बढ़िया लगे, देखने में कैसे लगे, बढ़िया लगे। चलो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है बच्चों। चलो पानी पीते हैं थोड़ा सा और फिर शुरू करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा शेयर करो, शेयर करोगे तभी हम नेक्स्ट सीरीज भी लाएंगे कोई नई नई। और आपके लिए जितने भी आप एग्ज़ाम हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे देख रहे हैं, कुछ भी कोई दिक्कत है, कोई भी कोर्स लेने में दिक्कत हो रही है, या कुछ भी पूछना है कि सर मुझे ये बता दो, अब मुझे 12th के बाद क्या करना है, 12th से ड्रॉप लेना है, नहीं ड्रॉप लेना है तो क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी हो आप हमें मेल कर सकते हैं। और हमारी इंस्टाग्राम ID को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ए सिस्टमैटिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज जनरली डेरिव्ड बाय एन आइडेंटिफाइंग द पेरेंट हाइड्रोकार्बन एंड द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द पेरेंट चेन होगी एक, है ना, एक चेन होगी, आपने थोड़ा सा नेमिंग 10th में पढ़ी होगी, यानी कि मेन चेन होगी। एंड द फंक्शनल ग्रुप अटैच टू इट, एक फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, ये उससे अटैच होगा। सी द एग्जाम्पल गिवन बिलो, एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। तो ये फंक्शन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, ठीक है। तो ये OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है, ब्रांच चेन है, ये सॉरी ये है ब्रांच, ठीक है। सब समझ में आ गया। अगर इसकी जगह C2H5 लगा होता इथाइल, तो ये भी क्या थी, ये ब्रांच हो रही थी। ये सिंपल, ये क्या है, ये है पेरेंट चेन। आ गया समझ में। तो आगे पढ़ते हैं एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी, जो भी ग्रुप हैं तो उनके बारे में आगे हम देखेंगे।
तो पेज नंबर 263 शुरू हो चुका है और 263 पे क्या क्या है हम पढ़ते हैं। बाई फर्दर यूजिंग प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो प्री मतलब पहले लगे, और सफिक्स क्या है? जो बाद में लगता है। द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। द पेरेंट नेम कैन बी मॉडिफाइड टू ऑब्टेन द एक्चुअल नेम। तब पेरेंट चेंज जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम नाम डिसाइड करेंगे। कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछे कोई कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप क्या बताओगे? जिस कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन है ओनली, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन इज द टर्म सैचुरेटेड इफ इट कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब कोई भी कंपाउंड है, आप मैंने पूछा सैचुरेटेड कंपाउंड कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? जिसमें कंपाउंड ऑब्टेन हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन टर्म है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड तब कहलाएगा इफ इट कंटेन्स, जब होनी चाहिए ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड है, नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड है। द IUPAC नेम फॉर ए होमोलोगस सीरीज ऑफ सच कंपाउंड इज एल्केन। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू IUPAC होमोलोगस सीरीज जो है सच कंपाउंड की क्या? एल्केन है, मतलब कार्बन कार्बन में क्या हो? सिंगल बॉन्ड। पैराफिन लैटिन वर्ड लिटिल एफिनिटी। पैराफिन जो लैटिन वर्ड है इसका मतलब है लिटिल एफिनिटी, हल्की सी एफिनिटी। क्या? वॉज द अर्लियर नेम गिवन टू दीज कंपाउंड। पहले इनको पैराफिन बोलते थे इन कंपाउंडों को। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर दोज। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम उनमें डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो पेज नंबर 263 है और पहली हेडिंग है, मतलब पहला पैराग्राफ ये है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो हम IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे किसका? एल्केन का। ठीक है, देखो बच्चों, आपको जो भी कराया जा रहा है वो लाइन बाय लाइन करें। इससे नेक्स्ट सीरीज जो NCERT लाइन बाय लाइन होगी, मैं उसमें कोशिश करूँगा PYQ हाथों हाथ सॉल्व करने की। जैसे कि ये टॉपिक आया इस लाइन से, यहाँ पे कोई नीट का रिलेटेड क्वेश्चन रिलेटेड होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये नीट में पूछा गया है। सो बेसिकली ये जो चैनल है वो CBSE नीट के लिए है, स्पेसिफिक नीट हम क्वालिफाई के लिए ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का क्वालिफाई हो या फ़ायदा मिले, और बाकी बच्चे और भी बच्चे IIT जो कर रहे हैं मेंस और एडवांस के लिए, उनके लिए NCERT बहुत ज़्यादा अमृत है, तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल है ही। बाकी पढ़ कोई भी सकता है, केमिस्ट्री सेम है। द नेम्स ऑफ सच कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर किसका? एल्केन का। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं पहले, स्ट्रेट चेन। द नेम ऑफ सच कंपाउंड आर बेस्ड ऑन देयर चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर के नेम पे बेस है। एंड विद सफिक्स ANE। किससे एंड में क्या लगाना है? ANE, एन। एंड कैरी ए प्रीफिक्स इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द चेंज। जैसे एक्सेप्ट CH4 to C4H10, यानी कि मेट एट प्रो ब्यूट, मेट से ब्यूट को छोड़ दिया जाए। वेयर द प्रीफिक्स आर डेरिव्ड फ्रॉम द ट्रिवियल नेम, मतलब कॉमन नेम लेते हैं। मेथेन से ब्यूटेन तक हम कॉमन नेम लेते हैं जो प्रीफिक्स लेते हैं। द IUPAC नेम ऑफ सम स्ट्रेट चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर गिवन टेबल 12.2। नीचे जो टेबल दी हुई है उसमें IUPAC नेमिंग हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दिया हुआ है। द एल्केन इन टेबल 12.2 डिफर फ्रॉम ईच अदर बाई मियरली द नंबर ऑफ CH2 ग्रुप से डिफर है। वो होमोलोगस सीरीज आ गई ना, CH2 ग्रुप से डिफर है इन द चेन। चेन में कितना डिफरेंस है CH2 ग्रुप का? दे आर होमोलोगस ऑफ एल्केन सीरीज, होमोलोगस एल्केन सीरीज। तो देख लो, तो एक कार्बन मेथेन, ये मेथेन क्या है? CH4। एथेन क्या है? C2H6। प्रोपेन क्या है? C3H8। ब्यूटेन क्या है? C4H10। पेंटेन क्या है? C5H12। हेक्सेन क्या है? C6H14। हेप्टेन क्या है? हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, नोनियन मतलब 9 कार्बन, डेकेन मतलब 10 कार्बन, आइसोसेन मतलब 20 कार्बन, ट्राई एकोनटेन मतलब 30 कार्बन। सोच सकते हो। अब देखो,
अब हम थोड़ी सी जब सिंपल स्टेट चेन के बारे में हम पढ़ लिया तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में भी थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, इन ए ब्रांच चेन कंपाउंड स्मॉल चेन ऑफ कार्बन एटम आर अटैच एट वन और मोर कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन। अब स्मॉल चेन मतलब छोटे कार्बन के, एक कार्बन हो या उससे ज़्यादा का हो, मेन पेरेंट चेन में चिपकी रहती है नीचे को या ऊपर को। द स्मॉल कार्बन चेन ब्रांचेज जिन्हें बोलते हैं आर कॉल्ड एल्काइल ग्रुप, उनको एल्काइल ग्रुप बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो आप, ए है ये कंपाउंड, ये है 1 2 3 4 की स्टेट चेन है और दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। वैसे नाम क्या हुआ इसका, 2 पे क्या लगा, मिथाइल ग्रुप, 2 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन के मेथेट प्रोब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सब में तो एन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत आसान है, हल हुआ है एकदम, बहुत आसान है। तो ठीक है बच्चों, अब ये देखो जरा, ये कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। ठीक है, और चौथे पर क्या रहा है, मिथाइल ग्रुप, और दूसरे पे क्या रहा है, इथाइल ग्रुप। तो 2 पे इथाइल, 4 पे मिथाइल, 5 के लिए पेंटेन। अब मुझे बताओ बच्चों, ये नाम सही होगा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, या क्या मैं नंबरिंग यहाँ से कर सकता हूँ 1 2 3 4 5, क्योंकि 2 पे दोनों साइड से 2 पे आ रहा है, 2 पे और 4 पे आ रहे हैं, दोनों साइड से 2 और 4 पे आ रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 मिथाइल, 4 पर इथाइल पेंटेन। तो बताओ जरा कौन सा सही होगा, बताओ जरा कौन सा सही होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी पढ़ेंगे आप, सही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा। ठीक है, तो मैंने 2 नाम लिख दिए हैं, आप दोनों में से अगर आगे नहीं आता तो कौन सा सही है मुझे कमेंट करके बता दें। अब पेज 263 यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम। इन ऑर्डर टू नेम सच कंपाउंड द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप आर प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन। प्रीफिक्स मैंने बताया था, प्री माने पहले चिपकाना है किसको, जो भी आपकी ये एल्काइल ग्रुप लग रहे हैं। एन एल्काइल ग्रुप इज डेरिव्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय रिमूविंग ए हाइड्रोजन एटम। मतलब कि जो सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन, जैसे मान लो एथेन है, ETHANE, इथाइल ग्रुप कैसे मिलेगा, तो इथेन से एक मिनट, ये एथेन है, ये क्या है, एथेन है। तो एथेन से यानी कि C2H6 है, तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, C2H5, ये एल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप बोलेंगे इसको, फ्रॉम कार्बन। थस CH4 बिकम CH3, एक हाइड्रोजन हट गया, एंड इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप। एन एल्काइल ग्रुप इज नेम्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग बाई L फॉर ANE, यानी कि मेथ एन हटा दो, ANE और बाई L हटा दो, मिथाइल। यानी कि ऐसे ये बोला है METHANE, मेथेन था, ये एन हटा दिया क्रॉस, तो MET और H बाई L मिथाइल ग्रुप हो गया। ये ऐसे इथेन को इथाइल ग्रुप हो गया। सम एल्काइल ग्रुप आर लिस्टेड इन टेबल 12.3। चलो देखते हैं क्या है, तो इसमें हम देख सकते हैं। तो एल्केन मेथेन है, मीथेन है, और ये हाइड्रोजन हट गया तो मिथाइल ग्रुप। ये एथेन है, हाइड्रोजन हट गया तो इथाइल ग्रुप। ठीक, जैसे C2H6 से एक हाइड्रोजन हट गया, C2H5 बन गया। C3H8 से एक हाइड्रोजन हट गया तो C3H7, 2 2 4 3 7। C4H10 से एक हाइड्रोजन हट गया तो 9 हो गया, C4H9। तो देख सकते हैं 1 2 3 4, C4 2 2 4 2 6 3 9 ब्यूटाइल ग्रुप। एंड C10H22 से एक हाइड्रोजन हट गया तो C10H21 बचा। तो क्या है, 10 के लिए डेकेन होता है, ये डेकेन होता है ना, तो बाई L लगा दो, डेकाइल। ठीक है बच्चों, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो
तो चलो अब हम पढ़ते हैं नीचे। एब्रीवेशंस आर यूज फॉर सम एल्काइल ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल इज एब्रीवेटेड एज ME, मतलब एक तरह से सिंबल है। मिथाइल को हम ME लिख सकते हैं और इथाइल को ET लिख सकते हैं, प्रोपाइल को PR लिख सकते हैं, ब्यूटाइल को BU लिख सकते हैं, क्योंकि क्या इतना बड़ा पूरा लिखो हुआ है ना इस तरह से। द एल्काइल ग्रुप कैन बी ब्रांच ऑल्सो, एल्काइल ग्रुप भी ब्रांच में हो सकता है। Thus the propyl and butyl group can have branch structure as shown below, मतलब जो प्रोपाइल ग्रुप है या ब्यूटाइल ग्रुप की भी ब्रांच हो सकती है, उसको कैसे लिखेंगे? ये देखो बच्चों, ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये कौन सा ग्रुप आ गया? आइसो प्रोपाइल। ये जो L की तरह बना हुआ होगा ये चिपकेगा आइसो प्रोपाइल। ये हाइड्रोजन चाहो तो अगर ऐसे होगा तो ये सपोज करो ये T सा बन गया है ना, ये T बन गया है, हाइड्रोजन ऐसे होगा। वैसे ये कौन सा ग्रुप है? ये ऐसे L बना होगा, आइसो ग्रुप, और ये 1 2 3 मेड इट आइसो प्रोपाइल। अब ये 1 2 3 और ये 4, 4 कार्बन है ये तो एक साथ, ठीक है। अब ये कहीं से अटैच है, अब ये जहाँ से अटैच है यानी कि ये जिस कार्बन से अटैच है वो कितने डिग्री है? वो तो 2 डिग्री है, क्योंकि एक ये कार्बन, ये 2 कार्बन से अटैच है, तो इसका मतलब 2 डिग्री है, तो सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, ठीक है। अब आइसोब्यूटाइल, देखो ये मैंने बताया था, ये क्या बन रहा है? ये L बन रहा है, तो आइसो हो गया, और 1 2 3 4 ब्यूटाइल। अब आप कहेंगे सर आइसोब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल में कुछ फ़र्क है? आप गौर से देखो क्या फ़र्क है। आप देखो एक मिनट में क्लीन कर दूं, आप देखो क्या फ़र्क है। ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल था, इसमें जो ये ग्रुप अटैच था, ये कार्बन, ये 2 डिग्री था, ये 2 कार्बन से अटैच था, एक इससे और एक इससे। अब ये जो ग्रुप है, ये जो कार्बन है, ये तो 2 कार्बन से अटैच नहीं है, तो सिंगल है, तो ये आइसो है, ये ग्रुप, ये आइसो है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक है टर्शरी ब्यूटाइल, तो जो डायरेक्ट अटैच, मतलब ये समझ लो सेकेंडरी और टर्शरी तब है जो डायरेक्ट जो चैन है वो अटैच है उतने डिग्री कार्बन से। तो ये कितने डिग्री है? ये कितने से अटैच है? 1 2 3, ये 3 डिग्री कार्बन है, तो इसको बोलेंगे टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी बोलते हैं ना। ये कितने डिग्री कार्बन है? ये 2 डिग्री से है, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है बच्चों। और एक है न्यू पेंटाइल, तो ये ग्रुप है, तो ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो देखो, वो 1 2 3, ये वाला ग्रुप, ये नज़र आ रहा होगा आपको। तो वो कार्बन जो ग्रुप से अटैच है इसको बोलते हैं नियो, और ये कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 पेंटाइल। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलो आगे। कॉमन ब्रांच ग्रुप हैव स्पेसिफिक ट्रिवियल नेम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोपाइल ग्रुप कैन आइदर बी N प्रोपाइल ग्रुप होगा। प्रोपाइल, ये जो ग्रुप हैं ये सब जो भी आपके चेन लगी हुई है, ब्रांच लगी हुई हैं, वो भी तो हो सकती हैं ना ब्रांच में। तो ये प्रोपाइल ग्रुप कैन N प्रोपाइल भी हो सकता है, मतलब सीधे सीधे भी हो सकता है, और आइसो प्रोपाइल भी हो सकता है, मैंने बता दिया, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। द ब्रांच ब्यूटाइल ग्रुप आर कॉल्ड सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। जो ब्रांच है ब्यूटाइल ग्रुप में, जो ब्रांच है तो वो क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये तीनों मैंने बता दिए। सेकेंडरी टर्शरी का क्या मतलब है? जो डायरेक्ट ब्रांच है वो 2 डिग्री कार्बन से, डायरेक्ट ब्रांच 3 डिग्री कार्बन से तो टर्शरी, 2 डिग्री कार्बन से तो सेकेंडरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे ब्रांच चेन एल्केन का, ठीक है बच्चों। तो लास्ट पैराग्राफ है ये, पेज नंबर 260, कौन सा पेज चल रहा है बच्चों? 263 का, कोई बात नहीं। नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन। वी एनकाउंटर ए नंबर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन, द रूल फॉर नेमिंग देम आर गिवन बिलो। तो जो रूल हैं वो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है, दिए हुए हैं, तो अच्छी बात है। अब पेज नंबर 264 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेमिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले नेम बहुत आसान है, कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन
फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कर लो। तो सबसे पहले मैं ये देखो, ये लॉन्गेस्ट चेन है ना, ये कितने कार्बन की बैठ रही है? 9 कार्बन की बैठ रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। इन द एग्जाम्पल फर्स्ट गिवन बिलो द लॉन्गेस्ट चेन हैज़ 9 कार्बन एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द पेरेंट और रूट चेन। Selection of the parent chain as shown is second is not correct because it has only 8 कार्बन। अब आप इसको इस तरह से ले लो, अगर ये ले ली आपने, फिर ये ले ली, फिर ये ले ली, तो एक कितने कार्बन की चेन बनी है? तो 8 की बनी। तो सबसे ज़्यादा मतलब बड़ी कौन सी चेन हुई? पहली वाली। तो सबसे आसान काम, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो। द कार्बन एटम ऑफ द पेरेंट चेन आर, जो कार्बन एटम ऑफ पेरेंट चेन आर नंबर्ड टू आइडेंटिफाई द पेरेंट एल्केन एंड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम एट विच ब्रांचिंग टेक्स प्लेस। तो जो जहाँ ब्रांचिंग हो रही है वहाँ देखना है। ड्यू टू द सब्सटीट्यूशन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट्स लोएस्ट पॉसिबल नंबर। मतलब नंबरिंग आपको, ये हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट ब्रांच कार्बन, जो ब्रांच जहाँ से निकली हुई है, उस एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबर, सबसे छोटा पॉसिबल जितना हो सकता है नंबर मिलना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल। Thus the numbering in the above example should be from left to right branching at carbon atom 2 and 6, not from right to left giving number 4 and 8। तो एक में तो 2 and 6 आ रहे हैं और एक 4 and 8 में आ रहे हैं। तो देखते हैं किस में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो ये है पेरेंट चेन, है ना, पेरेंट चेन। तो एक तो ये ग्रुप है और एक है 6 पे, 2 पे है, ये है मिथाइल ग्रुप, और 6 पे है इथाइल ग्रुप। ठीक है, अब हमने नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से, ये पेरेंट चेन ली, अगर एक दूसरा ऑप्शन ये है ना, और नंबरिंग स्टार्ट की तो यहाँ पे कौन सा 4 पे मिला? इथाइल ग्रुप, और 8 पे मिला मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे किस पे मिल रहे हैं? यहाँ पे मिले हैं 2,6 पे, और यहाँ पे किस पे मिल रहे हैं? 4,8 पे। तो बताओ लोएस्ट पॉसिबल नंबर कौन सा है? ये वाला है ना, 26। तो ये हम ये यूज़ करेंगे। अब थर्ड पॉइंट इसके क्या कह रहा है, एक मिनट। द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच एज ए ब्रांच आर देन प्रीफिक्स टू द नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन एंड द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट की वो लिखनी है। इज इंडिकेटेड बाय द एप्रोप्रिएट नंबर। एग्जैक्ट पे 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा तो 5 ही नंबर पे लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं 6 नंबर पे लिख दो। इफ़ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट, अलग अलग हैं, दे आर लिस्टेड इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना पड़ेगा। मतलब कि अगर सपोज करो इथाइल लगा हुआ है और मिथाइल, पहले लगा हुआ मिथाइल फिर इथाइल, या कुछ इस टाइप से, तो अल्फ़ाबेटिकल में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई आता है, तो इथाइल लिखना पड़ेगा। थस द नेम फॉर द कंपाउंड शोन एबव इज 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। ठीक है, अब देखो क्या है, ये बोल रहा है 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन। नोनेन 6 इथाइल 2 मिथाइल, कहाँ है एग्जाम्पल? ये हाँ, ये रहा। 2 पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है। 6 पर क्या है? इथाइल ग्रुप है। तो आप सोच रहे होंगे तो ये लिखना चाहिए कि 2 पे मिथाइल 2 पहले आ रहा है और 6 पे इथाइल, और 9 कार्बन के नॉन, और सिंगल बॉन्ड है एन। नहीं, 2 नहीं होगा, 2 मिथाइल नहीं होगा, 6 इथाइल आएगा पहले। क्यों? क्योंकि नंबरिंग ये ई पहले आ रहा है, ये करनी, यानी 6 इथाइल 2 मिथाइल फिर नोनेन होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इफ़ 2 और मोर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट है और एक जैसे, यानी कि 2 जगह लिखा हुआ मिथाइल या 3 जगह लिखा हुआ मिथाइल, आर प्रेजेंट देन द नंबर आर सेपरेटेड बाय कॉमास।
तो जो नंबर है मान लो 2 पे और 4 पे मिथाइल है, तो 2,4। द नेम ऑफ आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट रिपीटेड। ऐसा नहीं 2,4 मिथाइल मिथाइल ये नहीं लिखना। और आगे चलो, इंस्टेंट प्रीफिक्स सच एज डाई, 2 के लिए डाई और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, ETCR यूज। मतलब 2 मिथाइल है तो 2,4 मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना, डाई मिथाइल लिखना है। अगर 3 है तो 2 पे है, 4 पे है, 6 पे है, ट्राई मिथाइल। वाइल राइटिंग द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल का तो ध्यान रखना है। These prefixes however are not considered, thus the following compound are named as, तो following compound का नेम क्या होगा, ये देखो 2 पे बना हुआ है मिथाइल, 4 पे बना हुआ मिथाइल, ठीक है। तो 2,4 मैंने बताया कि डाई मिथाइल ग्रुप है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, PENT पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो A, ठीक है। तो 2,2,4 देखो 2 पे 2 मिथाइल हैं, ठीक है, और 4 पे 1 मिथाइल है, ठीक है। तो 2,2,4 3 मिथाइल ग्रुप होगा तो ट्राई मिथाइल पेंटेन, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब 5वां पॉइंट पढ़ते हैं। 6 पॉइंट है, कितने पेज नंबर पे, ये है पेज नंबर 264। तो अब 5वां पॉइंट पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। If the two substituent are found in equivalent position, 2 substituent are found in equivalent position, यानी कि सेम नंबर पर, दोनों साइड से सेम नंबर पे मिल रहे हैं। द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। मतलब एक लेफ्ट साइड से चले तो तीसरे नंबर पे मिल रहा था, राइट साइड से चले तो तीसरे नंबर पे मिल रहा था, ठीक है। अब जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा था उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, तो थस द फॉलोइंग कंपाउंड इज 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्यों? सबसे पहले हमने पैरेंट चेन देखी, लॉन्ग चेन ये देख ली। तो अब हमने एक तो यहाँ से नंबरिंग की जो बुक में दी हुई 1 2 3 पे मिल रहा था इथाइल ग्रुप, ठीक है, फिर 6 पे मिल रहा था मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब मैं इधर से करता हूँ, यानी कि यहाँ से किस पे मिल रहा है 3,6 पर, है ना, और इधर से करता हूँ तो 1 2 3 मिल रहा है, 4 5 6 मिल रहा है। अरे ये तो सेम मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है 3 पे मिथाइल और 6 पर इथाइल, और यहाँ मिल रहा है 3 पर इथाइल और 6 पर मिथाइल। तो आप मुझे बताओ अल्फाबेटिकल कौन सा आ रहा है, ई पहले आ रहा है, तो ये हम ये वाला चूज करेंगे, ये वाला, ठीक है बच्चों। क्यों? अल्फाबेटिकल चेक करना है। अब ये देख लो, 6वां पॉइंट है इस पेज का, द ब्रांच एल्काइल ग्रुप कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द एवर मेंशन प्रोसीजर, हाउएवर द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट ऑफ एल्केन इज नंबर्ड एज 1 एज एग्जाम्प्लीफाइड बिलो। अब देखो तो ये है 1 2 3 4, ठीक है। अब कोई भी आपकी द ब्रांच एल्काइल ग्रुप, कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है, वो उसकी भी ब्रांच है, तो उसको कैसे नंबर देना, कैन बी नेम्ड बाय द फॉलोइंग द एबव मेंशन प्रोसीजर। जो प्रोसीजर ऊपर दिखा हुआ है वही प्रोसीजर फॉलो करना है। हाउएवर द कार्बन एटम ऑफ द ब्रांच दैट अटैच टू द रूट एल्केन इज नंबर्ड एज 1 एज एग्जाम्प्लीफाइड बिलो। तो जहां से ये स्टार्ट हो रही है चेन, जहां से ये स्टार्ट हो रही है उसको देना है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो 1 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। 3 पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, तो फिर लिखना था डाई, मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना तो डाई लिखना, 1 3 डाई मिथाइल। अब 1 2 3 4 ब्यूटेन आएगा, तो ये तो खुद ही ब्रांच है, ये तो क्या है, ये तो खुद ही ब्रांच है ना, तो ब्यूटेन की जगह क्या आएगा, ब्यूटाइल, उसके बाद लिखना होगा, ठीक है बच्चों। तो हमारे पेज हो गए कितने आज, 264 तक। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पेज नंबर 265 से, ठीक है बच्चों। और किसी को कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकते हैं।